नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का विवेचना करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति था, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान क्या रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति था, उस क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान रहा था। सबसे पहले आपको परिचय देना है। किसी भी देश में राजनीतिक क्रांति से पहले बौद्धिक क्रांति जरूरी है। फ्रांस में 18वीं सदी में विचारकों ने अपने लेखन के जरिए समाज की गलतियों जैसे कि निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था, चर्च का जो भ्रष्टाचार था, अमीरों के जो विशेष अधिकार था और आर्थिक शोषण था, उनको उजागर किया। इसका मतलब क्या है? किसी भी देश में राजनीतिक क्रांति से पहले बौद्धिक क्रांति कैसे जरूरी है। जैसे कि अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो भारत में जो है पहले हमारे कवियों ने, जो राष्ट्रीय कवि थे, साहित्यकारों ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना फैलाया। समाज की जो बुराइयां थी उन सभी बुराइयों के बारे में बताया। जब हम लोगों को जागृत किया तभी हम सभी लोगों ने मिलकर समाज के उन बुराइयों को समाप्त किया और सभी लोग एकता के साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, तभी हम लोगों को आज़ादी मिली। इसी प्रकार से जो है फ्रांस में दार्शनिकों ने जो है वहाँ के लोगों को जागरूक किया, वहाँ के लोगों को बताया कि फ्रांस में क्या जो है समाज में गलतियाँ हो रही है। समाज में निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था स्थापित है और राजतंत्र व्यवस्था के खिलाफ लोगों को बताया कि ये गलत है, क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था में जो लोग अमीर होते थे, यानी जो कुलीन या पादरी लोग होते थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, लेकिन जो आम जनता होता था, जो गरीब किसान होता था, उनको किसी भी प्रकार का जो है विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। कुलीन और जो पादरी लोग होते थे वो आम जनता का शोषण करती थी, आम जनता पर अत्याचार करता था। यही कारण है कि यहाँ के जो दार्शनिक थे, विद्वान थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक किया। यही कारण है कि यहाँ के जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों ने यहाँ के आम जनता को जागृत किया और बताया कि जो चर्च व्यवस्था है वो भ्रष्ट है। यहाँ पर अमीरों को जो है विशेष अधिकार दिया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं उनका शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से जो गरीब लोग थे, जो आम जनता था, जैसे कि किसान हो गया, मजदूर हो गया, उनसे टैक्स लिया जाता था, जबकि जो पादरी और जो कुलीन था उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पर आम जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो इन सभी चीज़ों का जो है उजागर किया। किसने किया उजागर? यहाँ के दार्शनिकों ने किया। इन विचारों ने लोगों में पहले से जो मौजूद गुस्से और असंतोष को जन्म दिया और क्रांति का रास्ता तैयार किया। यहाँ पर जो है जो साहित्यकार हुए, साहित्यकार का मतलब दार्शनिक, उन्होंने यहाँ के लोगों को जगाया कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम जब तक अपने अधिकार को नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। और जब यहाँ के लोगों को जागृत किया गया तो यहाँ के लोगों के अंदर संतोष की भावना जन्म दिया और यही आज संतोष के कारण जो है क्रांति यहाँ पर हुआ। यहाँ पर कुछ दार्शनिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि मोंटेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर हो गया, रूसो हो गया। ये सभी प्रमुख दार्शनिक है जिन्होंने अपने विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की मांग शुरू की। यहाँ के जो दार्शनिक थे, यहाँ के लोगों को जागृत किया। यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की, समानता की मांग की, कि सभी वर्गों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र की मांग की। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है दार्शनिकों की विचारधारा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक है फ्रांस के जिन्होंने यहाँ पर जो राष्ट्रीय चेतना फैलाया। उन सभी महत्वपूर्ण दार्शनिकों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो दार्शनिक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या विचारधारा फ्रांस में फैलाया था। मोंटेस्क्यू ने निरंकुश राजतंत्र के बजाय संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। मोंटेस्क्यू था, इन्होंने कहा कि जो राजतंत्र व्यवस्था है, जो निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था है, इसका समाप्त हो जाना चाहिए और संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था स्थापित होना चाहिए। इस प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। सरकार की शक्तियों का विभाजित करने की वकालत की, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच, ताकि कोई एक व्यक्ति या संस्था तानाशाह न बन सके। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बातें यह कही कि जो शक्ति है ना, वो एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। जहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था था वहां पर एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती थी, समझ रहे हो ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्तियां का बंटवारा होना चाहिए कार्यपालिका के बीच, विधायिका के बीच और न्यायपालिका के बीच,
तभी जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां रहेगी तो वहाँ पर जो है राजा या सरकार तानाशाह हो जाएगी। तो इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है कानून की आत्मा। कानून की आत्मा ने जो है इन्होंने अपने विचारों का विस्तार पूर्वक समझाया है और इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न प्रकार की सरकारों का अध्ययन किया है और यह तर्क दिया है कि सबसे अच्छी सरकार वह है जो शक्तियों को विभाजित करती है और कानून के शासन का पालन करती है। इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा और यह तर्क दिया कि वह सरकार बेहतर है जहाँ पर शक्तियों का विभाजन हुआ है। वह सरकार बेहतर है जहाँ पर कानून के अनुसार शासन व्यवस्था चल रहा है, ना कि राजा वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है। राजा जिसको चाहे फांसी दे सकता है, राजा जिसको चाहे माफ कर सकता है। तो ये गलत है। इन्होंने कहा कि कानून का शासन होना चाहिए। तो पहला आप लोगों ने देख लिया। दूसरा जो दार्शनिक महत्वपूर्ण था फ्रांस में वो था वोल्टेयर। वोल्टेयर ने क्या कहा है? तो वोल्टेयर ने जो है चर्च की रूढ़िवादिता और भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध किया है। यानी जब फ्रांस में चर्च व्यवस्था स्थापित था जहाँ पर पादरी प्रमुख व्यक्ति होते थे, उनका जो है रूढ़िवादिता जो थी, यानी वह जो है समाज में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उनको प्रमोट करता था। जैसे कि भारत में देखो सती प्रथा हो गया या बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो यहाँ के समाज के लोग उसको प्रमोट करता था कि ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जब भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, सती प्रथा अपने आप में गलत है, तभी यहाँ पर सती प्रथा समाप्त किया गया। उसी प्रकार से वहाँ पर जो चर्च व्यवस्थाएं थी वहाँ पर बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता थी, बहुत सारे भ्रष्टाचार था, उनका इन्होंने सबसे पहले विरोध किया। उन्होंने धर्म और राज्य के अलगाव पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि धर्म और राज्य का अलगाव होना चाहिए। जब तक धर्म और राज्य का अलगाव नहीं होगा तब तक यहाँ पर शासन व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाएगा वहाँ पर राज्य के लोगों को जो है समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। जो भी वहाँ पर काम होगा धर्म के आधार पर होगा। आप देख सकते हो पाकिस्तान एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ पर धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया। यही कारण है कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह से आज़ादी नहीं है, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। आज भी लोग जो है वहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रचलन देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर धर्म का ज़्यादा महत्व होगा वहाँ पर लोगों की पूरी आज़ादी नहीं होगी, धर्म के अनुसार उनको चलना होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है और कहा गया है राज्य का धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर धर्म राज्य में हस्तक्षेप करेगी तो राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। वे मानते थे कि चर्च का हस्तक्षेप समाप्त होने पर ही एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। उनके विचारों ने धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। वोल्टेयर मानते थे कि जब तक जो है चर्च व्यवस्था धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता रहेगा तब तक राज्य में बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगा और ना ही लोगों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। इसीलिए जो है यह जरूरी है कि धर्म का जो है राज्य से अलग होना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता मिलेगा, यहाँ के लोगों को जो है आज़ादी मिलेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक है वो है रूसो। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रांस में सबसे जो महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं वो रूसो ही है। रूसो ने जनता की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार जनता के सामाजिक समझौते पर आधारित है। रूसो ने जनता की सर्वोच्चता की बात कही, यहाँ पर कहा ना कोई सरकार सबसे बड़ी है ना कोई और जो है तानाशाह राजा। यहाँ पर जो है जनता सर्वोच्च है और जनता जो चाहे वो कर सकती है। अगर शासक जनता के हितों के खिलाफ जाए तो उसे हटाने का अधिकार किसको है? जनता को है। इन्होंने यह साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी शासक, कोई भी राजा जनता के हितों के खिलाफ जाए, जनता का शोषण करे, अत्याचार करे, तो वो जनता के पास अधिकार है कि वो जो है अपने राजा को हटा सकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मनुष्य है वो जन्म से ही स्वतंत्र है, पर समाज जो है उसे जंजीरों में जकड़ता है। मनुष्य तो जन्म से स्वतंत्र है लेकिन समाज में उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि समाज की ये प्रथाएं हैं, तुम इस प्रथाओं से अलग होकर नहीं रह सकते हो। समाज में जो प्रथाएं, जो प्रचलन है, उन सभी का पालन तुम्हें करना होगा। जबकि मनुष्य स्वतंत्र होता है, उन्हें पूरा अधिकार है कि वह अपने अनुसार से अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन आज भी हमारे समाज में देखो तो अगर एक लड़का है तो उसको अपने मनपसंद जो है विवाह करने की भी आज़ादी नहीं होता है। एक लड़की है तो उनको अपने मनपसंद जो है मैरिज करने का भी अधिकार नहीं होता है। उनके माता पिता जो है डिसाइड करते हैं, समझ रहे हो ना। जबकि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है जिनको सभी चीज़ों का अधिकार है, वो अपना फैसला खुद ले सकता है। यही यहाँ पर कहा गया है कि यह विचार क्रांति की बुनियाद बना। इस तरह से रूसो ने लोकतंत्र और समानता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार बताया। इस प्रकार से रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और उन्हें सभी निर्णय लेने का अधिकार है। और ये जो इनका
सिद्धांत था पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। और इन्होंने जो है लोकतंत्र और समानता की बात कही और कहा सभी मनुष्य यहाँ पर समान है, इसीलिए सभी मनुष्यों को जो है अधिकार मिलना चाहिए समान रूप से। फिर है लेखक और दार्शनिक फ्रांसीसी क्रांति के जन्मदाता थे। फ्रांस में यह विवाद है कि क्या लेखक और दार्शनिक के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो इसको जो है आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रांस की क्रांति में विचारकों की भूमिका पर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों में यह मतभेद है कि जो फ्रांस का क्रांति हुआ वो दार्शनिकों के कारण नहीं हुआ, बल्कि वहाँ की जो परिस्थितियां थी, वहाँ के राजाओं द्वारा वहाँ के जो आम जनता था उनका शोषण जब किया गया, तो आम जनता ने जो है उन परिस्थितियों के कारण राजा के खिलाफ विद्रोह किया। वही 1789 का फ्रांसीसी क्रांति के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो फ्रांस की क्रांति था उस क्रांति के पीछे जो है दार्शनिकों का बड़ा योगदान रहा, तो कुछ लोग मानते हैं कि दार्शनिकों का उतना बड़ा योगदान नहीं रहा। वही यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें क्रांति का जनक मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुरातन व्यवस्था की बुराइयों को उजागर किया और क्रांति की भावना जगाई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दार्शनिकों ने यहाँ की जो पुरानी व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागृत किया। जो ये रूढ़िवादी विचारधारा है ये गलत है, और यहाँ पर जो बुराइयां हैं उनके प्रति लोगों को जागृत किया, और जागृत करने के बाद जो है यहाँ के लोगों को राष्ट्रीय भावना की चेतना फैलाई, तभी यहाँ पर जो है क्रांति हुई। वहीं कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्रांति राष्ट्रीय परिस्थितियों और सरकार की गलतियों का परिणाम था। लेकिन जो है लेखकों ने क्रांति के कारणों को स्पष्ट करके लोगों को क्रांति के प्रति उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्रांति जो है यहाँ की जो राष्ट्रीय स्थिति थी, यहाँ की जो राष्ट्रीय परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों के कारण हुआ है। सरकार की जो गलतियां थी उन गलतियों के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ के जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहाँ पर जो है लेखकों की बहुत बड़ी योगदान नहीं मानी जाती है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन हाँ यह जरूर कहा जाता है कि लेखकों ने यहाँ के लोगों को जो है उत्तेजित किया आंदोलन के लिए, ताकि अपनी स्थिति को सुधारा जा सके। एक विचारक है जिनका नाम है थॉमसन। उन्होंने कहा है कि दार्शनिकों का क्रांति से अप्रत्यक्ष संबंध है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट संबंध है, क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य क्रांति नहीं था बल्कि राजा के माध्यम से सुधार लाना था। क्रांति तब हुई जब यह स्पष्ट हो गया कि तत्कालीन जो राजशाही है, जो राजा है, इस तरह के सुधारों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। थॉमसन बताते हैं कि दार्शनिकों का जो क्रांति में योगदान रहा है वो अप्रत्यक्ष रहा, इनडायरेक्ट रहा। प्रत्यक्ष जो है इसका योगदान नहीं रहा है, क्योंकि जो दार्शनिक थे उनका यह उद्देश्य था कि यहाँ पर एक बेहतर राजतंत्र व्यवस्था स्थापित किया जाए जो कानून के अनुसार चले। वो जो है लोकतंत्र व्यवस्था नहीं चाहते थे। वही थॉमसन ने बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जो दार्शनिक थे उन्होंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों को जो है जागृत नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बेहतर राजतंत्र व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों को जागृत किया। इसीलिए पूरा क्रेडिट जो है यहाँ के दार्शनिकों को नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो क्रांति हुआ है उसमें जो है यहाँ के आम जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब यहाँ के सरकार ने, यहाँ के राजा ने यहाँ के जनता पर शोषण किया, यहाँ के जनता पर अत्याचार किया, तो इन राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण 1789 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका होगा। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि फ्रांस के जो दार्शनिक है इन विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को बौद्धिक आधार दिया और लोगों को जो पुराने व्यवस्था है उनके खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमने कल करवा दिया आपको, आज हमने ये क्वेश्चन करवा दिया फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान रहा। कल हम लोग इसी को देख लेंगे जो छोटा सा क्वेश्चन है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके क्या परिणाम हुए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करनी है अगर आप अच्छा एग्जाम में रिजल्ट लाना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।